दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जो कि है पीसीएस विद चौहान और मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो घटना चक्र की बुक है ना वो। तो गई चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जो कि आपका वन एवं वन्य जीव है, पार्ट 2 करेंगे यहाँ पे। गई यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ व्हाट्सएप है नंबर जिस पे आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे विषय सूची की। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आगे की भी चैप्टर देख लीजिए, आगे हमें क्या क्या करना है। चैप्टर है वन एवं वन जीव, पहला पार्ट हम कर चुके हैं। वन एवं उसके प्रकार लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। तो अब हम करने जा रहे हैं वनों से लाभ, वनों के उपयोग, राइट। चलिए अब उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, कुछ अच्छा लगे तो शेयर करिए, और कुछ अच्छा भी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। चलो वनों से लाभ और उनके उपयोग की अब हम बात करते हैं। तो इसमें लिखा है विकास। अच्छा चलो इससे पहले देख लेते हैं हमें कितना क्या क्या है इसमें। देखिए कितना बड़ा चैप्टर है ये देखना है बस, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है। दूसरा है इसके बाद वनोन्मूलन और उसके प्रभाव। चलिए ये देख लेते हैं कितना बड़ा। तो ये भी छोटा सा है, तो दोनों ही इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो वनों से लाभ, वनों के उपयोग की बात करते हैं। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया गया है। मतलब इसमें विकास के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को इनने डिवाइड किया है। क्या क्या है। एक हो गया संभाव्य संसाधन होते हैं, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज। वास्तविक संसाधन होते हैं यानी कि एक्चुअल रिसोर्सेज। और एक होता है आरक्षित संसाधन यानी कि रिजर्व रिसोर्सेज। और एक हो गया स्टॉक संसाधन। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझिएगा इस, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। तो गाइस एक्चुअल में क्या है ना, मैं ढूंढ रही थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, मुझे मिला नहीं कहाँ पे किस ईयर में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये जो संसाधन है टोटल, तो इनमें से कौन कौन से संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है संभाव्य संसाधन वे हैं, जैसे अब हम पढ़ेंगे एक एक के बारे में। तो सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि संभाव्य संसाधन। ये क्या होता है, एक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, और इसे भविष्य में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन तो ये मतलब एक क्षेत्र में है, भविष्य में यूज़ कर सकते हैं। वास्तविक संसाधन की बात करते हैं। ये क्या है, इसका सर्वेक्षण किया गया और इसकी जो मात्रा और इसकी जो गुणवत्ता है उसका पता लगाया गया, और जिसका वर्तमान समय में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और किसी वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा लागत पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा है कि वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें नवीकरणीय संसाधन, तो ये क्या होता है ना, एक बार उपयोग होने के बाद क्या है, उसको हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बार आप यूज़ कर लीजिए, फिर से हम बना के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। वन की अगर बात करें, ये नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। देखिए अब यहाँ लिखा है दोहन के बाद नहीं, संपोषित दोहन के बाद, यानी कि आप तमीज़ से यूज़ करिए और जितनी आवश्यकता है उतना यूज़ करिए। उसके बाद जो बचा है उसको भविष्य के लिए छोड़ दीजिए, आगे के लिए, मतलब आप वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो इसने कहा संपोषित दोहन के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब फिर से इसका दोहन कर सकते हैं, ठीक है। अब वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, बिल्कुल, क्योंकि वन पर्यावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वनों द्वारा प्राप्त सेवाएं। वन क्या क्या सेवाएं देती है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है उत्पादक क्रिया, जैसे फल मिलेगा, रेजिन मिलता है, एल्कलॉयड मिलता है आपको, रबड़ है, औषधियाँ, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, हम जानते हैं। सांस्कृतिक लाभ क्या है वनों से, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्य रचना, ये सब हो सकता है। सुरक्षात्मक क्रियाओं की बात करें तो भूमि संरक्षण यहाँ पे वन से है। जल संरक्षण होता है, सूखा, ठंड, हवा, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं आपको। धूप से सुरक्षा मिलती है, ध्वनि प्रदूषण से बचाव, ये सब भी वन करते हैं। अब उसके बाद है नियमनकारी क्रियाएं, जैसे तापमान नियंत्रण बिल्कुल होता है, अवशोषण होता है, ठीक है, और बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण होता है। गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का संतुलन वनों से बनता है। कार्बन के जैव भू रासायनिक चक्र का नियमन होता है, यानी जैव भू रासायनिक चक्र कार्बन का, ये भी होता है वनों से। अच्छा, वन जो है
मानव जाति को अत्यधिक लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर क्या करते हैं, प्रकृति और मानव को अनगिनत लाभ पहुंचाते हैं। वही बात लिखिए, उल्लेखनीय है कि अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। चलिए, ये भी एक बात हो गई, जीवित पुल क्या है और प्राकृतिक पुल क्या है। एक आप मेघालय में देखेंगे ऐसा मिल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ नदी बह रही है, राइट, यहाँ पे कोई पेड़ है और वो पेड़ इतना बढ़ गया कि आप बढ़ते बढ़ते यहाँ तक इसके ऊपर पुल सा बन गया पूरा। तो ऐसा आप मेघालय में देखेंगे, जीवित पुल, प्राकृतिक पुल। मेघालय राज्य में कई जीवित पुल हैं। ठीक है, तो इस राज्य के चेरापूंजी में तो जीवित पुलों की भरमार है, बहुत सारे मिल जाएंगे। इस क्षेत्र में क्या है, रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है जिसका जो वानस्पतिक नाम है वो है आपका फाइकस इलास्टिका, राइट। तो इस पेड़ की शाखाएं जो हैं जमीन को छूकर नई जड़ बना लेती हैं। मतलब ये हो गया कि सपोज ये पेड़ है और इसकी एक शाखा ऐसे ऐसे करती हुई ज़मीन पे चली गई और उससे क्या हो गया, एक नया पेड़ बन गया। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह इस पेड़ की अतिरिक्त जड़ें जो है अलग दिशा में बढ़ सकती हैं। और क्या है आपका जीवित पुल बनाने के लिए नदी के एक किनारे के पेड़ों की जड़ों को नदी के दूसरे किनारे की दिशा में बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। इस तरह कई पेड़ों की जड़ें मिलकर के एक पुल का निर्माण कर देती हैं। सपोज ये यहाँ पे एक पेड़, हम किसी तरह से इसकी जो शाखा है, मतलब पेड़ बड़ा सा है, शाखा उसको यहाँ ज़मीन तक ले आए तो देखिए यहाँ पे भी एक पेड़ उग जाएगा। ठीक है, अब बाद में क्या है, बहुत घना सा जाल बन जाएगा, ये पुल की तरह काम करने लगेगा। ध्यान है कि क्या है, एल्यूमिनियम को उसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण क्या है, हरी धातु कहा जाता है। तो ये एक बन गया क्वेश्चन, हरी धातु किसको बोला गया, यहाँ एल्यूमिनियम को बोला गया। क्यों कि एल्यूमिनियम को पुनः चक्रित करने से ये एल्यूमिनियम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का लगभग 95% बचाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में वन मंत्रालय का पूरा नाम यानी कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो गया। ये में भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो कि नाम बदला है तो वो आ गया होगा। अच्छा, वन नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, दोनों सही है, यानी कि ए भी सही, आर भी सही, ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, मतलब ये है कि दोनों अलग अलग बात हैं, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वन क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसे एक बार इसका अगर हम संपोषणीय दोहन करते तो पुनः उसका दोहन किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है। बिल्कुल, क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ सेम है, कुछ नया नहीं है, पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो आगे बढ़िए। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं और क्या है भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि दोनों ही बातें सही हैं, बस ये इसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए वही कहा है इसने कि विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्नलिखित भागों में बांट दिया गया है या विभाजित कर दिया गया है समूहों में। एक हो गया संभावित संसाधन, एक हो गया वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन। तो इसने लिखा वास्तविक संसाधन की बात करें तो इसका सर्वेक्षण किया गया, इसकी मात्रा गुणवत्ता का पता लगाया गया, ये वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है। और जो वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध जो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और जो लागत यानी कि पैसा लग रहा है उस पर निर्भर करता है। ओके, चलो, तो इसमें भी सब कुछ सेम है, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम हरी धातु है, बिल्कुल सही। वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, बिल्कुल बकवास लिखा है। ठीक है, तो डी आंसर है, यानी कि ए सही है और आर गलत लिखा है। तो इसमें लिखा है एल्युमिनियम उसका पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण क्या है हरी धातु कहा जाता है। एल्युमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग क्या है नगण्य ही होता है। ठीक है, फिर एल्युमिनियम को हरी धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो है नवीकरणीय योग्य हो जाने वाले गुण के कारण क्या है ये पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफ़ी बचत करता है। ओके, ये भी पूरा का पूरा सेम है, कुछ नया सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार यानी कि नदी के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ये पुल और अधिक मजबूत हो जाता है। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है गाइस।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वनोन्मूलन, यानी वनों को काट के उनका उन्मूलन हो रहा है और उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं फिर। ठीक है, अब देखिए भारत में वन क्षेत्र का ह्रास क्या है, भारत के जननांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित है। ठीक है, तो मतलब जो वनोन्मूलन हो रहा है वो किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली जननांगीय संक्रमण से, राइट। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या देखिए क्या हो रही है, बढ़ी, उसके कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है, यानी कि वन क्षेत्र कम हो रहा है, क्योंकि आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो जंगलों को काटना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो ये हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वन क्षेत्र कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कृषि हो गया या फिर आवास हो गया। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी, खाना भी चाहिए, खाना चाहिए तो खेती करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी तो कृषि करेंगे, कृषि करेंगे तो आप क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे, तभी तो करेंगे। तो यहाँ पे नगरीकरण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ी है, नौकरी चाहिए तो आप क्या नगरों की तरफ जा रहे हैं, नगर छोटे, अब उसको बड़ा किया जा रहा है तो आसपास के जंगलों को काटा जा रहा है। उद्योग भी कुछ इसी तरह से, तो ये आदि मतलब क्या है, कृषि, आवास, नगरीय, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण क्या है, वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। ठीक है, तो वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः क्या है, नकारात्मक संबंध है। वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि होती है तो वन क्षेत्र क्या होता है, कम हो रहा है, तो नकारात्मक संबंध है। सामान्यतः विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ क्या है, वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि क्या है, विकसित देशों में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ पे अब क्या है ना, विकास का क्रम खत्म हो चुका है, मतलब जितना विकास होना था हो गया। अब क्या है, अब वन क्षेत्र कट नहीं रहे, लेकिन अभी विकासशील देशों में अभी विकास होना है ना, तो अभी हम इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। पर्यावरणीय जागरूकता और वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देश में वन क्षेत्रों में प्राय वृद्धि देखी जाती है, क्योंकि उनका देखिए विकास का क्रम खत्म हो चुका है। अब क्या है, उन्हें वनों को बढ़ाना है तो वो और पेड़ लगा रहे हैं, हम तो अभी काटने में लगे। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्र को क्या है, दुष्प्रभावित ही करती है। ओके, अब इस तरह का वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तेजी से हो रहा औद्योगिकरण। ठीक है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जाती है और लकड़ियों का दोहन किया जाता है, और क्या है, खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। कुछ भी बात नई नहीं है, सब वही सब है। अच्छा, वनोन्मूलन के कारण क्या है, जैसे वन कैसे खत्म हो रहे हैं, जंगल में आग लग जा रही है तो हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें लगा खेती योग्य भूमि का विस्तार हो रहा है तो सड़कों का विकास करना है तो पेड़ों को काटेंगे, शहरीकरण करना है तो भी आप जंगलों को काटेंगे, औद्योगिकरण में भी जंगलों को काटेंगे, काष्ठीय पादपों का अंधाधुंध व्यवसाय, मतलब लकड़ियों का क्या हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, अंधाधुंध मतलब इलीगल तरीके से पशुओं द्वारा क्या हो रहा है, घास चराना, इसकी वजह से भी नीति निर्णयों में सतत विकास की अनदेखी हो रही है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप सतत विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, बल्कि ये क्या है, निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। अच्छा, ये प्रभाव नहीं है, कारण है, कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार बिल्कुल वनों और जैव विविधता को प्रभावित करता है। मतलब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आपको क्या चाहिए, नगर चाहिए, आपको रहने के लिए जगह चाहिए, जिसकी वजह से वन हो गया या जैव विविधता है वो कम हो रही है। अच्छा, नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हो रहे हैं, बिल्कुल। अब इसके विपरीत अगर बात करें तो हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, बिल्कुल, जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन का वन उन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वन उन्मूलन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रभाव, देखिए वन अगर कम होंगे ना तो वर्षा भी कम हो जाएगी, हिमालय में जो जल स्रोत हैं वो सूखने लगेंगे, जाति विलोपित होने लगेगी, भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मृदा का अपरदन होगा। ठीक है, जैव विविधता को हानि होगी, बाढ़ होगी, सूखा होगा, मरुस्थल का निर्माण होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होगा, क्षेत्रीय भूमंडलीय जलवायु पर क्या है, दुष्प्रभाव पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है उल्लेखनीय है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ की जो स्थानीय जातियाँ हैं ना, वो क्या कर रही हैं, बड़े पैमाने पर झूम खेती कर रही हैं। ठीक है, झूम खेती में क्या होता है गाइस, वन होते हैं उनको काट दिया जाता है और फिर वो जला दिया जाता है, और उसके बाद वो सतह जो बचती है उस पर खेती होती है, कुछ साल तक करते हैं, फिर वहाँ की जो मिट्टी है अनुपजाऊ हो जाती है, तो वो वही काम दूसरी जगह जाके करने लगते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक क्या है, जंगल की आग है। ठीक है, जंगल की आग से क्या होता है, झारखंड के प्रभावित होने वाले जिले कौन कौन से, हजारीबाग, ठीक है, जमशेदपुर,
पलामू, बोकारो, ये सारे हो गए। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, आरक्षित संरक्षित वनों में भी प्रमुख समस्या है। जंगल की आगी क्या है, झारखंड के आरक्षित जो वन है या संरक्षित वन है उनकी समस्या। अब इसने क्या लिखा है, वालपराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। ठीक है, मतलब वालपराई नगर कहाँ पे है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में। ये वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। हिमालय में जल स्रोतों का सूखना है, ये प्रभाव है, बिल्कुल है। जैव विविधता की हानि होती है, बिल्कुल होती है। मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल होता है। निर्वनीकरण से नगरीकरण होता है, नहीं भैया ये नहीं होता है। नगरीकरण ये पूरा का पूरा सेम है गाइस। इतने का नगरीकरण जो है निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, जबकि क्या है, ये निर्वनीकरण का कारण है। यानी कि नगरीकरण होता है तो निर्वनीकरण होता है। ठीक है, यानी कि वन कम होते हैं। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों वास स्थानों का विस्तार वनों और जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो वनों की कटाई की जाती है। ठीक है, वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। और इसके विपरीत अगर हम हिमालय की बात करें तो यहाँ पे जल स्रोत सूख रहे हैं, जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा, ये लिखा है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः जो है बंजर होते जा रहे हैं, कारण बताइए। तो कारण यहाँ पे क्या है गाइस, झूम खेती, अभी हमने पढ़ा था, सेम है पूरा का पूरा। ठीक है, ये हो गया आपका सेम। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत की जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित है, बिल्कुल। वन क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि में प्रायः क्या है, नकारात्मक संबंध है, ये भी सही है, दोनों बात सही है। ठीक है, तो आंसर है ए, यानी कि इसने कहा कि ए भी सही है, आर भी सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये जो बड़ा सा पैराग्राफ है तो इसमें क्या लिखा है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास, देखिए सेम बात लिखी है, आप चाहे तो एक बार सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है। अच्छा, यहाँ लिखा है वन ह्रास का मुख्य कारण है, क्या है गाइस, मुख्य कारण है, मतलब कारण ये सब है, नहीं कारण ये नहीं है। सड़कों का विकास हो रहा है या कृषि विकास हो रहा है, नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो इसमें का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है वो है आपका औद्योगिकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जाती है, लकड़ियों का दोहन होता है, खाली हो रही भूमि पर कृषि होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं वो होता है जंगल में आग लग जाना। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि जंगल में आग लग रही है। अब जिले जो प्रभावित हैं इससे झारखंड में हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, ये सब हो गए। अच्छा, इससे क्या होता है, जो आरक्षित या फिर संरक्षित वन है वो सब की प्रमुख समस्या हो जा रही है जंगल की आग। भारत के निम्नलिखित में से कौन से नगर जो है वृक्षारोपण में विशिष्टता रखते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था तमिलनाडु कोयम्बटूर जिला में एक नगर है जिसका नाम है वालपराई। ठीक है, तो बस कहानी खत्म। तो आगे बढ़ते हैं एक बार। नेक्स्ट लिखा है राष्ट्रीय वन नीति 1952। चलिए अब जब कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं हुई इसे भी कवर करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952, चलो ये डेट याद, ये मतलब ईयर याद रखिएगा। वनों को निम्न रूप से वर्गीकृत करती है, जैसे संरक्षित वन है, राष्ट्रीय वन है, ग्राम वन है, वृक्ष भूमि है आपका। जबकि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। इसमें लिखा है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर हम बात करें तो देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कम से कम, अगर ये आपका देश है तो उसका कम से कम 33%, इतना एरिया मान लेते हैं, उस पर क्या होता है प्रतिशत भाग पर 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। कौन कह रहा है, राष्ट्रीय वन नीति कह रही है कि एटलीस्ट आपके जो देश है उसके 33% एरिया पे तो वन हो ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। ठीक है, पहाड़ी हो गया या पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये निर्धारण 2/3 है, जबकि मतलब इसने कहा कि नॉर्मली देखा जाए तो 33%, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है तो एटलीस्ट 2/3 क्षेत्र में वन हो। ठीक है, ताकि कारण है इसका गाइस, अगर वन होंगे नहीं होंगे तो भूस्खलन होगा, वन नहीं होंगे तो मृदा अपरदन भी होता है। इसलिए कहा गया कि पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वन 2/3 हो, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है देखिए 33% बोला नॉर्मल, ठीक है, और
2/3 अगर हम कर दें 100 का तो ये कुछ हो गया 33, यानी कि कुछ 66%। इतना पहाड़ों पे चाहिए, इतना प्लेन में चाहिए, वन होने चाहिए। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, सामाजिक वानिकी, ठीक है, और देश की कुल भूमि का 1/3 1/3 वनाच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। 1/3 वाली बात तो हम जान गए, यानी 33% वाली। एक किसको आप प्रोत्साहन दे रहे, सामाजिक वानिकी को, ठीक है, ये भी आपका राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988। अब इसमें क्या कहा कि वनीकरण, व्यर्थ भूमि विकास ये होना चाहिए, पुनर्वनीकरण, विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, मतलब दोबारा से करो, अगर आपके वन खत्म हो रहे हैं तो दोबारा से पेड़ लगाओ। लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन देना, यानी कि जैसे आप ना खाना बनाने के लिए लकड़ी चूल्हा जलाते लकड़ी का यूज़ करते, तो एक काम करिए, आप कोई अन्य विकल्प ढूंढिए, ठीक है। और अन्य प्रकार के जो ईंधन की पूर्ति, जबकि पीड़कनाशकों या कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन होगा इसलिए ऐसा लिखा है। काफ़ी समय से चर्चित जो राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप जो है 2019 को विभिन्न मंत्रालयों की बैठक में स्वीकृत हो गया है, ठीक है। वन नीति 2008 कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा ख़त्म हो गया तो कहानी ख़त्म। 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था, ठीक है, तो कहानी है 2017 की बीपीएससी की। तो गाइस इसमें क्या है कि 2018 का क्यों पूछेंगे जब आप 2023 में पहुंच गए, तो आप जो अपडेटेड है, जो अपडेट हो जाए उसका आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो इसमें यहाँ लिखा है कि 21 मार्च 2018 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, और इस दिवस का मुख्य विषय क्या है, वन और स्थायी शहर था, ठीक है। 2022 में थीम की बात करें तो वन, सतत उत्पादन एवं उपभोग। अच्छा, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र कितना, 33%। लेकिन अगर वहीं हम पहाड़ों पे बात करते तो 2/3 यानी कि 66% के आसपास। क्यों, इससे अपर्दन रुकेगा, मृदा पर्दन और भूस्खलन ये सब नहीं होगा। भारत में उचित फिर ये सेम यानी कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आंसर इसका भी यही है 33%। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पर्यावरण संतुलन, इसका भी आंसर वही है, क्वेश्चन हो रहा है रिपीट। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 33%। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है, तो 33। तो ये भी 1/3 कह लीजिए या 33% एक ही बात होती है, ठीक है, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यानी कि नेशनल पार्क नहीं है, बाकी ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसने वर्गीकृत किया है क्या, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम एवं क्या है वृक्ष भूमि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है वनीकरण, पहले लिखा है वनीकरण, व्यर्थ भूमि विकास। इसने कहा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित। तो वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास बिल्कुल पुनर्वनीकरण है, विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण है, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन, अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति बिल्कुल है, पीड़ानाशकों, कीट से होने वाले जो क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़ानाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन, सारे हैं, ठीक है। यानी कि ए आंसर है 1 2 3 4। अच्छा डी है, ओके गाइस, तो ये 4th वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसने लिखा है जबकि, हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, देखिए यहाँ पे लिखा है जबकि पीड़ानाशकों कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ओके। नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनें, ओके। तो इसने लिखा है कि पहला, पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, ये, और फिर लिखा है सामाजिक वानिकी को, बिल्कुल ये वाला तो हमने पढ़ा था, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है, थर्ड लिखा है देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, ये वन प्रबंधन में जन समुदाय सहभागिता को प्रोत्साहित करना, तो ये भी वही बात है, ठीक है। तो 2 और 4 नहीं सॉरी गाइस, यहाँ पे एक तो ये सही है और एक ये सही है, 33% वाला और सामाजिक वानिकी, ठीक है, 2 सही है, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब गाइस ये क्या करते हैं ना कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब जब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करेंगे। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि मैम बड़ा अच्छा लगा, और अगर कुछ अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और बस।